जी, तो आज हम जो चैप्टर करने लगे हैं, वो है चैप्टर नंबर 28 and I selected this chapter because it's a relatively or in fact quite a small chapter. तो इसको हम जल्दी से कोशिश करते हैं आज वाइंड अप करें, वरना कल तो हो ही जाएगा। अच्छा जी, तो ये है एनवायरमेंटल एंड एथिकल इश्यूज। You are able to see my screen, right? Yes. ओके, तो इसमें सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आता है वो है कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। अब ये क्या है कि इसमें आप क्या करते हैं, you weigh up all the costs and benefits resulting from a business decision. अब all cost की बात करूं तो हम उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ड, यहाँ पे सोशल मैंने लिखा हुआ है, एंड प्राइवेट कॉस्ट, इसी तरह सोशल एंड प्राइवेट बेनिफिट। अच्छा, इसमें मैं एक चीज ऐड करता जाता हूं, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ इसे। जी, तो अब ये कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में जब भी आप कोई बिजनेस डिसीजन लेने लगे हैं तो यू नीड टू सी ऑल काइंड्स ऑफ कॉस्ट। तो उसमें आपके पास सोशल कॉस्ट और आपके पास आ जाता है जी जो बेनिफिट है, वो भी देखनी है आपने, और वे अप करना है कि वेदर ये जो बिजनेस डिसीजन है इसको गो अहेड का सिग्नल देना है कि नहीं देना। अब जो सोशल कॉस्ट है ये एक्चुअली बनती है प्राइवेट कॉस्ट से। प्राइवेट कॉस्ट प्लस इसमें हम कहते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट। अच्छा, अब ये याद रखना है कि इन दोनों में फर्क क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। प्राइवेट कॉस्ट is paid by those people who are involved in an economic decision making, either as a consumer or as a producer. तीसरा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में आप या तो इन्वॉल्व हैं प्रोडक्शन में ताकि लोगों की नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई कर सकें, या सेलिंग में, या आप बाइंग में इन्वॉल्व हैं ऑफ कोर्स एज अ कंज्यूमर ताकि अपनी नीड्स एंड वांट्स को आप सेटिस्फाई कर सकें। तो प्राइवेट कॉस्ट उनकी होती है who take that sort of a decision. अब वो एज अ बिजनेस भी हो सकता है, वो एज अ कंज्यूमर भी हो सकता है, तो उनके लिए तो ये प्राइवेट कॉस्ट बनती है। अब जैसे मैं मार्केट जाता हूं एंड आई परचेज अ सेल फोन, अब मेरा डिसीजन है, तो मैं जो पैसे पे कर रहा हूं ऑफ कोर्स दैट इज अ प्राइवेट कॉस्ट फॉर मी। इसी तरह से कोई प्रोड्यूसर है, वो प्लान करता है टू सेट अप अ फैक्ट्री इन ए सर्टेन एरिया या टू बाय एन इक्विपमेंट और मशीनरी, अगेन दैट इज द डिसीजन टेकन बाय दैट बिजनेस ओनर। तो ये जो खर्चा होगा, जो कॉस्ट होगी मशीनरी की, इक्विपमेंट की, बिल्डिंग की, वो प्राइवेट कॉस्ट है उस बिजनेस ओनर की। तो बस ये ध्यान में रखना है कि प्राइवेट कॉस्ट उन लोगों की होती है जो कि डिसीजन लेते हैं, बिजनेस डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं या इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। मैं इकोनॉमिक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एज अ कंज्यूमर बाय कर रहे हैं तो यू आर नॉट अ बिजनेसमैन, लेकिन आप इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हैं। इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग क्या होती है, जिसका आउटकम होता है सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। तो आप बाय करें तब भी आउटकम यही है कि आप अपनी कोई नीड या वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं एज अ प्रोड्यूसर तब भी आउटकम इन द एंड यही आता है। तो वो प्राइवेट कॉस्ट है। तो ऑफ कोर्स बिजनेस को ये तो देखना है कि जब भी आप एक बिजनेस डिसीजन ले रहे हैं, लेट्स से रिगार्डिंग a new launch of a product, या regarding a new branch of the business, या you are going to set up a new business, तो आपको प्राइवेट कॉस्ट देखनी है। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा आपको
ये भी देखना है कि कंज्यूमर जो है उसको क्या कॉस्ट पड़ रही है। कंज्यूमर जो बाय करेगा उसको कॉस्ट पे करनी है, लेकिन एज अ बिजनेसमैन आपको अपनी प्राइवेट कॉस्ट तो देखनी ही देखनी। ऑफ कोर्स आपको प्रॉफिट चाहिए तो प्राइवेट कॉस्ट देखोगे, नहीं तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा। कंज्यूमर की भी है प्राइवेट कॉस्ट, लेकिन बिजनेस ने पहले तो ये देखना है। अच्छा, दूसरा, क्योंकि बिजनेस की प्राइवेट कॉस्ट वही है जो बिजनेस डिसीजन लेते हुए अराइज हो रही है। कंज्यूमर की है, लेकिन वो कंज्यूमर का डिसीजन है ना, वो कंज्यूमर की प्राइवेट कॉस्ट है, बिजनेस की तो नहीं है ना। हम चूंकि बिजनेस पढ़ रहे हैं। और दूसरी जो एक्सटर्नल कॉस्ट है, इसको हम दो नाम देते हैं। एक इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी कॉस्ट, या इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, जो मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ। क्या? थर्ड पार्टी कॉस्ट या नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। तो अब इसको थर्ड पार्टी कॉस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो अफेक्ट हो रहा है बिजनेस डिसीजन का, वो उसको हो रहा है हु इज नीदर अ कंज्यूमर नॉर अ प्रोड्यूसर, जो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है ही नहीं, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में, प्रोड्यूसर या कंज्यूमर के तौर पे। तो फर्स्ट पार्टी तो प्रोड्यूसर है, सेकंड पार्टी कंज्यूमर है, थर्ड पार्टी कौन है? वो जो कि इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उसको इम्पैक्ट आ रहा है उस बिजनेस डिसीजन का, और वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो वी कॉल इट एक्सटर्नल कॉस्ट। यानी कि एक बिजनेस ओनर ने प्लान किया है एक शॉप सेटअप करने का ऑन अ रोड साइड। अब वो शॉप पे खर्चा हो रहा है, वो प्राइवेट कॉस्ट है। फिर कंज्यूमर्स डिसाइड करते हैं कि वील बाय फ्रॉम दैट मार्केट बिकॉज इट इज क्लोजर टू आवर रेजिडेंशियल एरिया। अब उनकी प्राइवेट कॉस्ट है जो वो बाय करेंगे, पे करेंगे। लेकिन अदर पीपल who were using that road, now they are in trouble, क्योंकि now there is a lot of road congestion there. Lot of people park their cars over there to buy goods from that shop. Up they are struggling big time because they are finding it difficult to reach to their destiny timely. तो वो उनकी एक्सटर्नल कॉस्ट बन जाएगी। तो ये भी देखना है जब बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, तो अगर आप अपना बिजनेस किसी रेजिडेंशियल एरिया में खोल रहे हैं तो उसमें आपकी शायद प्राइवेट कॉस्ट आपको लगता है कम है, लेकिन एक्सटर्नल कॉस्ट उसमें ज्यादा हो जाएगी। तो आपको दोनों को देखना है बिजनेस डिसीजन लेते हुए, और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में दोनों को कंसिडर करें। अच्छा, इसी तरह हमारे पास अगर सोशल बेनिफिट की बात करें तो उसमें भी ऐसे ही है कि हमारे पास प्राइवेट बेनिफिट है और प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट। तो प्राइवेट बेनिफिट वो लोग जो डिसीजन लेते हैं, whatever benefit they get from that decision, that is their private benefit. कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर हो, बिजनेसमैन। जैसे you plan to set up your business in a certain area and then you start getting profit. The profit is your private benefit because it is the outcome of your decision. Similarly, consumers जो हैं वो भी जब कुछ buy करते हैं and they get direct satisfaction from the use of that product, तो वो उनका private benefit है of course. तो एक्सटर्नल बेनिफिट वही, इसको हम थर्ड पार्टी बेनिफिट बोलते हैं, क्योंकि ये बेनिफिट जो है ना इज एंजॉयड बाय दोज पीपल हु आर नीदर कंज्यूमर्स नॉर प्रोड्यूसर्स और दे आर नॉट इन्वॉल्वड इन एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन। और वो यही कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक फैक्ट्री ओनर है और उसने एक फैक्ट्री सेटअप की एक एरिया में, और उसको प्रॉब्लम होती है जब व्हीकल्स आती हैं तो दे फेस टफ टाइम इन रीचिंग टू दैट फैक्ट्री एरिया। और ऑफ कोर्स फिर लोडिंग अनलोडिंग होनी है, तो वो क्या करते हैं, दे बिल्ड अप अ रोड ओवर देयर। कोई 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की रोड बना देते हैं सो दैट दे गेट कन्वीनियंस। उनकी जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं दे रीच द डेस्टिनी अर्ली और विदाउट गेटिंग एनी डैमेज टू द प्रोडक्ट्स। तो उससे
उनको फायदा हो रहा है, वो अपना बेनिफिट देख रहे हैं, बट अदर पीपल हु आर living there, they are also getting the benefit because now the path is smooth. Now there is fully carpeted road, and they are getting that benefit as well. It is helping them to reach to their homes as well early, and a comfortable uh, journey for them as well using that road. तो उनको अब उनको भी फायदा हो रहा है या अच्छा, और उसकी देखा देखी वहां पर और दुकानें भी खुल गई हैं, जिससे लोगों का फायदा ये हो रहा है कि उनको अब कंफर्टेबली चीजें वहीं से मिल रही हैं और दूर नहीं जाना पड़ रहा। या वहां पे बहुत इट इज एब्सोल्यूट डार्कनेस ओवर देयर, तो वो क्या करते हैं, दे अरेंज फॉर लाइटिंग, ठीक है, ताकि टू गेट सम ब्राइटनेस ओवर देयर। तो उससे फायदा क्या हो रहा है कि अदर पीपल हु आर लिविंग देयर, दे आर आल्सो गेटिंग द बेनिफिट। नाउ दे कैन find their homes easily as well, or if they are traveling, तो उनको भी वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं। जैसे कि पहले अगर लेट से they were feeling, yeah, they used to feel that it's not safe to travel alone at night, but now because there is so much brightness there because of that illumination, जो भी लाइटिंग की फैक्ट्री एरिया में, उससे उनको भी फायदा हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर उन्होंने कोई अपनी फैक्ट्री एरिया में गार्ड्स रखे हैं टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग, तो उन गार्ड की वजह से वहां पर जो इंसिडेंट्स होते थे रॉबरी के, डिकाइटी के, वो नाउ दे आर रिड्यूस्ड एज वेल, क्योंकि ऑफ कोर्स वो वॉचमैन तो या गार्ड तो खड़े हैं ना, तो उस एरिया के करीब उनको लगता है जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं इस एक्टिविटी में कि यार हम पकड़े ना जाएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स गार्ड जो है वो इक्विप्ड होते हैं। तो ये सारी एग्जांपल हमें नजर आ रही हैं एक्सटर्नल बेनिफिट की, कि डिसीजन मेकिंग इज नॉट done by the people who are living there, but they are getting the benefit. तो ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी मानी जाती है, या थर्ड पार्टी बेनिफिट भी इसको कहा जाता है। समझ आ गई है? यस। तो अच्छा, अब जब आप टोटल, अब यहाँ पर वही इसका मतलब है आप टोटल सोशल बेनिफिट जब देखेंगे और टोटल सोशल कॉस्ट देखेंगे, तो ये क्यों जरूरी है, क्योंकि ये अब आप देखो बिजनेसेस क्या ये देखेंगे कि सोसाइटी का क्या फायदा हो रहा है, या वो देखेंगे कि उनका क्या नुकसान हो रहा है? क्या ख्याल आपका? नो No, they always look into their own private benefit and private cost, because their consideration is to get maximum profit. तो of course government comes into play, और गवर्नमेंट ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करती है कि भाई ये बिजनेस अगर खुल रहा है, सेटअप हो रहा है, तो इससे बिजनेस को फायदा हो रहा है, अच्छा कंज्यूमर्स को फायदा हो रहा है, और जो लोग रह रहे हैं नियर विसिनिटी में उनका क्या फायदा हो रहा है, इसी तरह कॉस्ट कितनी पड़ रही है। तो ओवरऑल उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो गो अहेड का सिग्नल देती है। इसी वजह से जो रेजिडेंशियल एरिया के करीब शॉप्स होती हैं वो नॉर्मली स्मॉल होती हैं। आपके एरिया में भी जो करीब रेजिडेंशियल एरिया के करीब शॉप्स होंगी, दे मस्ट बी क्वाइट स्मॉल, क्योंकि जितनी वो बड़ी होंगी उतना ही वो ज्यादा नजर या वो ट्रैफिक कंजेशन या पोल्यूशन या इस तरह की दूसरी जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज हैं वो क्रिएट करेंगी। तो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। हाँ, कोई खुला इलाका है जहां पर रेजिडेंशियल एरिया नहीं है, वहां पर आप एक बड़ा बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं, बिकॉज इट वोंट बॉदर पीपल। तो वो गवर्नमेंट देखती है कि अगर बेनिफिट्स ओवरऑल ज्यादा हैं तो अलाउ करती है, अदरवाइज नहीं करती। अच्छा, ये अब एक्सटर्नल कॉस्ट और बेनिफिट ये हम देख चुके हैं। तो हम इस पे, अच्छा ये मैंने लिखा तो हुआ है, लेकिन आपको एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर पेपर में आ जाता है कि बताएं जी सोशल बेनिफिट या सोशल कॉस्ट, तो मैंने देखा है कि ना वो बाद सोशल कॉस्ट सोशल बेनिफिट को एक्सटर्नल कॉस्ट एक्सटर्नल बेनिफिट भी कंसिडर कर लेते हैं, अगर आप इनकी भी एग्जांपल दे दें तो ये मैंने बल्कि एक दफा सवाल भी किया था कि भाई ये सोशल बेनिफिट में सिर्फ एक्सटर्नल कॉस्ट और बेनिफिट तो नहीं आता, इसमें तो प्राइवेट कॉस्ट और बेनिफिट भी आता है।
तो फिर उन्होंने आगे से सीआई वालों ने, आप क्या करते हैं, जब सोशल बेनिफिट लिखते हैं तो ब्रैकेट में मैंने देखा एक्सटर्नल भी लिखना शुरू कर दिया कि हम एक्सटर्नल बेनिफिट पूछ रहे हैं या एक्सटर्नल कॉस्ट पूछ रहे हैं, या बाद वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी या पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इसका क्या मतलब है। अच्छा, आगे हमारे पास आ जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? विच स्टेज देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, सस्टेनेबल। तो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि if a country is developing, whether they are able to maintain that development for a longer time period. अब एग्जांपल है कि आप लकड़ी काट काट के मुल्क की डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट तो हो रही है, बट इज इट सस्टेनेबल? क्या कहती हो? No. नो। तब दरख्त काटते रहोगे, लकड़ी तो मिल रही है, तो एक मौका आएगा दरख्त खत्म हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? तो ये सस्टेनेबल नहीं। तो सस्टेनेबल का मतलब ये है, और वो फिर दरख्त भी कट गए, फिर अब आपको पता पोल्यूशन भी ज्यादा होगी। दरख्त जो है वो हेल्प करते हैं इन मेकिंग द एनवायरनमेंट क्लीन। तो और वो डे टाइम में ऑक्सीजन रिलीज भी करते हैं, आपको पता है अच्छे से। तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या करना होता है, ये कॉन्सेप्ट ये है जिसमें डेवलपमेंट जरूर हो कंट्री की, बट बाय मिनिमाइजिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ इट। जैसे डेवलपमेंट हो रही है तो पोल्यूशन हो रही है, प्रॉब्लम है। डेवलपमेंट हो रही है तो रिसोर्सेज रन आउट हो रहे हैं, और कमिंग जनरेशन को वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे, दैट वुड रिड्यूस देयर लिविंग स्टैंडर्ड एज वेल। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, आगे नहीं रहनी। तो अब ये देखना है। अब जैसे यहाँ लिखा है कि इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन ए नेशन पॉपुलेशन विद सस्टेन्ड ग्रोथ by minimizing the harmful effects of it and keeping natural resources in its original form without putting the living standard of future generations at risk. आपने दरख्त ही खत्म कर दिए तो रह क्या गया? मिनरल निकाल निकाल के खत्म कर दिए। या आपके ऑयल निकलता है और ऑयल आपने इस्तेमाल कर करके डेवलपमेंट तो कर ली, अब ऑयल अपकमिंग जनरेशन के लिए है ही नहीं। तो आपको कंजर्व करना चाहिए था, उतना इस्तेमाल करते जितना की जरूरत है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स का कॉन्सेप्ट यही आता है ना। तो वो आपने देखना है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए तो इसमें क्या चीजें हैं? हार्मफुल इफेक्ट को मिनिमाइज करें, रिसोर्सेज अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहें। जैसे कि अगर आपका, हमें अभी बात करते हैं ना, एनवायरनमेंट क्लीन नहीं है, एटमॉस्फेयर आपका बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो गया, ठीक है, तो आपने दरख्त काटते जा रहे हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ ओरिजिनल फॉर्म में हमें नजर आ रहे हैं? नहीं है। तो कमिंग जनरेशन को तो प्रॉब्लम आने वाली है। अच्छा, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप इस तरह से अचीव कर सकते हैं, जो 4 वेज मैंने लिखे हैं। एक, रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल करें, और जो जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इसी तरफ जा रहे हैं। सोलर, विंड, क्योंकि ऑयल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वी बाय ऑयल फ्रॉम सऊदी अरब, और वो बहुत महंगा भी पड़ता है हमें, और तेल कब तक निकलेगा? खत्म हो गया, फिर क्या करेंगे? फिर आपके सारे प्रोजेक्ट्स, पावर प्रोजेक्ट्स कैसे चलेंगे? तो वी हैव टू स्विच टू सोलर और विंड एनर्जी। बाहर के मुल्कों में तो हो रहा है। और ये भी बताऊं कि अब सऊदी अरब यही काम कर रहा था कि वो कंजर्वेशन नहीं कर रहे थे और ऑयल को इस्तेमाल करते जा रहे थे। पूरी दुनिया को दे रहे हैं, खुद भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो अब उन्होंने वहां पर क्या कर रहे हैं कि अपने, वो काम कोई नहीं करते, सऊदी अरब में करते थे ना, तेल निकल रहा है बस, ठीक है। अब उन्होंने ये शुरू किया है, वहां एक कॉन्सेप्ट है सऊदीजेशन। सऊदीजेशन क्या? अब वो कह रहे हैं हमारे जो लोकल अरबी है ना, उनको हर बिजनेस में पार्टनर बनाएं या कोई पोस्ट दें, ये काम करें। क्यों? उन्हें पता हो गया कि चल गया कि भाई अगर हम इन्वॉल्व नहीं होंगे और हमने, जो बाकी लोग दूसरे दूसरे मुल्कों से आके काम कर रहे हैं वो ही काम कर रहे हैं, तो इन द एंड हम तेल कितना बेचेंगे? खत्म हो जाएगा। तो हमें खुद भी कुछ ना कुछ और काम करना है,
डेवलपमेंट के और भी वे आउट ढूंढना है, तो वो इस तरफ चले गए हैं, क्योंकि वो तो पेट्रोल तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, खत्म हो गया तो खत्म है, फिर तो नहीं मिलना। फिर रिसाइकल वेस्ट, ये भी है कि जैसे कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक को रिसाइकल करें। बाहर के मुल्कों में तो बाकायदा जो डस्टबिन बनाए जाते हैं उसमें लिखा होता है कि ये प्लास्टिक के लिए, ये ग्लास के लिए, ये किसी और चीज के लिए, ताकि वो प्लास्टिक को दोबारा से उसको रिसाइकल करें और इस्तेमाल किया सके, ना कि वो जाया हो। फिर रिसोर्सेज को कम से कम इस्तेमाल करें जितनी जरूरत है। जैसे मैंने अभी कहा कि सऊदी अरब तेल पूरी दुनिया को दे रहा है और खुद भी इस्तेमाल कर रहा है, तो वो दिस इज नॉट अ गुड आइडिया, और नाउ दे आर रियलाइजिंग इट। और एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, जैसे कि अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ। नाउ द होल वर्ल्ड इज स्विचिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, क्योंकि उसमें पोल्यूशन लेवल 0 होता है, क्योंकि उसमें इंजन ही नहीं होता। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल का अगला बोनट उठाए ना, तो वो आपको स्टोरेज एरिया नजर आएगा, इंजन कोई नहीं होगा, क्योंकि दैट इज अ बैटरी पावर्ड कार। तो इसीलिए जा रहे हैं कि भाई आपकी एनवायरमेंट अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहेगा। तो उस तरफ अब वर्ल्ड लग गया है पाकिस्तान में, लेकिन थोड़ा भी टाइम 10-15 साल लगेंगे। तो बाहर तो बहुत ही से काम हो रहा है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ये कहता है, और कंट्रीज आर रियलाइजिंग इट। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है आगे क्या, एनवायरमेंटल प्रेशर्स ऑन बिजनेस। कि एनवायरमेंट का भी प्रेशर होता है, क्योंकि आपको पता है कि इफ यू आर रनिंग योर बिजनेस somehow or the other you are having an impact on environment, और अगर environment पे impact होता है तो now world is aware, people are now getting environmentally aware। so वो business जो ज्यादा impact डाल रहा है negative on the environment, तो groups are formed and they protest against such businesses, and such groups are called pressure groups। नाम से नजर आ रहा है कि pressure groups consist of people who have a common interest or objective to achieve, and for that they influence government, consumers and businesses। तो उसमें जैसे अगर आप प्रेशर ग्रुप है तो वो वॉक्स अरेंज कर रहा है, स्ट्राइक्स हो रही हैं, तो वो, और या कैंपेन चल रही है थ्रू सोशल मीडिया कि ये देखें जी ये बिजनेस क्या कर रहा है, तो ऑफ कोर्स वो इट वुड अर्न अ वेरी बैड नेम फॉर द बिजनेसेस। अगर एनवायरमेंट, क्योंकि अब बहुत हमें, जैसे लाहौर में भी आपको पता है कि एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, और वो महीने आ रहे हैं व्हेन लाहौर बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। अब हमें भी अवेयरनेस आ रही है, और इसीलिए मशहूर किया जाता है कि इतना पोल्यूशन हो गया, तो वो बिजनेसेस को कंसिडर करना पड़ेगा। तो बिजनेसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल प्रेशर्स सच एज प्रेशर ग्रुप्स, और प्रेशर ग्रुप जब गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं तो गवर्नमेंट लॉज या पेनल्टीज इंपोज करती है। अगर वो कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं तो कंज्यूमर्स बॉयकॉट करती हैं, वो फिर आप उस ऐसे बिजनेस से बाय नहीं करेंगी, राइट। तो वो फिर वो प्रोडक्ट्स जो हार्मफुल हैं, वो फिर बिजनेस के लिए बनाना मुश्किल होता है, या बिजनेस नीड्स टू बी केयरफुल while developing those products कि हम बना सकते हैं कि नहीं। अफेक्ट क्या है एनवायरमेंटल प्रेशर ऑन बिजनेस का, वो ये बताया। एक तो इंक्रीज कॉस्ट। अच्छा, कॉस्ट क्यों बढ़ती है? प्रॉफिट तो कम हो गया, क्यों बना बढ़ी? जैसे कि बिजनेस है वो पोल्यूट कर रहा है एनवायरमेंट, एंड नाउ दे आर रियलाइजिंग के पोल्यूशन ज्यादा हो रही है, एंड सूनर और लेटर प्रेशर ग्रुप्स वुड बी डिस्टर्बिंग आवर प्रोडक्शन प्रोसेस, और दे वुड क्रिएट अ बैड इमेज फॉर आवर बिजनेस। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यू माइट हैव टू रिप्लेस ओल्ड मशीनरी विद ए न्यू वन जो कम पोल्यूट करे, आपको कॉस्ट पड़ेगी। यू वर अर्लियर डंपिंग योर वेस्ट आउटसाइड योर फैक्ट्री,
लेकिन वो उसकी वजह से इट इज कॉजिंग लैंड पोल्यूशन. नाउ यू हैव टू dump your waste at the place which is far away from factory and which is for that purpose, यानी कि जंक यार्ड बनाया गया है जहां आपको अपना वेस्ट डंप करना है, तो वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपको पड़ती है. तो अगेन आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा. तो ये एक प्रॉब्लम आ सकता है. फिर लॉस ऑफ कस्टमर्स, कि अगर प्रेशर ग्रुप्स ने कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंस कर लिया है थ्रू सोशल मीडिया कैंपेन, तो कस्टमर्स आपसे बाय नहीं करेंगे. लेकिन आप अगर वो मशीनरी एक्सपेंसिव ला रहे हैं और वेस्ट को डंप कर रहे हैं इन एन एरिया विच इज फार अवे फ्रॉम यू, तो उससे आपकी कॉस्ट बढ़ रही है और आप उस कॉस्ट को कवर करने के लिए अगर प्राइस बढ़ा रहे हैं तो कस्टमर माइट नॉट लाइक टू बाय. सोसाइटी प्रेशर डाल रही है कि भाई प्रॉपर डंप करें, मशीन वो इस्तेमाल करें विच पोल्यूट लेस. लेकिन जो कस्टमर है वो कह रहे हैं भाई हमें चीज सस्ती चाहिए, हमें नहीं पता, तो ऑफ कोर्स आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगा. फिर कैन बी यूज in the promotion of business as customers are now more aware and informed. ये फायदा भी है कि if you are using environmentally friendly methods, so you can use it as a promotional tool in your advertisements that we do care our environment. तो उससे you are able to earn a good name for your business. और वो लोग जो environmentally aware हैं, even if your price is high, they would like to buy from you. You will stand out in a competition. लेकिन तब if people are environmentally aware, नहीं होंगे तो वही होगा जो ऊपर वाला डिसएडवांटेज है. लोग कहेंगे भी भाड़ में गया एनवायरमेंट, हमें चीज सस्ती दें. तो आप कहां से दें? आप कहते रहे हम ये ऐसे इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं जो पोल्यूट नहीं करती है, हम वेस्ट प्रॉपर्ली डंप करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन वो शायद ना सुने. लेकिन फॉर सर्टन एरियाज इट माइट वर्क और इट माइट इंक्रीज योर सेविंग्स. तो फिर जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां तो इट्स गोना वर्क. वहां उनकी पहली प्रेफरेंस यही है जो कि आप कह लें कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और जो समझते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द एनवायरनमेंट एज वेल, लोग उनको प्रेफर करते हैं. पीपल बाय दोज ब्रांड्स. पाकिस्तान में ऐसे नहीं है. फिर कंपैरेटिव एज ओवर राइवल बिजनेसेस, ये मैंने बता दिया आपको. ये एग्जांपल आप ये तभी है जब अगर लोग एनवायरमेंटली अवेयर है तो आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा और लोग आपसे ही बाय करेंगे हर सूरत में. अच्छा, फिर प्रेशर ग्रुप्स मैंने आपको जैसे बताया भी इसके बारे में पहले भी, तो मैं इसके बारे में आपको मजीद नहीं बता रहा. लिखा हुआ ग्रुप्स ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन इंटरेस्ट एंड टेक एक्शन टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स आर कॉल्ड प्रेशर ग्रुप्स. Actions taken by pressure groups to influence business, consumers and government to achieve the objectives are as follows. मैंने बताया भी, कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंस करेंगे तो बॉयकॉट होगा, सोशल मीडिया को यूज करेंगे तो बैड पब्लिसिटी, या वो अगर मैस मीडिया इस्तेमाल कर सकें, इफ दे हैव मीडिया लिंक्स के रेडियो टीवी न्यूज़पेपर, तो वहां पर भी पब्लिश हो सकता है. वॉक्स अरेंज कर रहे हैं तो वो भी प्ले कार्ड्स लेके लोग खड़े हुए हैं, तो अदर पीपल आर आल्सो गेटिंग द अवेयरनेस. तो वो काफी बैडली डैमेज कर सकता है सर्टन बिजनेसेस को, स्पेशली दोज बिजनेसेस व्हिच ऑपरेट ऑन अ लार्ज स्केल और हु हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन. तो लेकिन प्रेशर ग्रुप्स कब कामयाब होते हैं, कब दे आर सक्सेसफुल टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स? उसमें एक स्ट्रेंथ इन नंबर, मतलब अगर प्रेशर ग्रुप में 10 बंदे खड़े हैं रोड पर, उनकी किसने सुननी? लेकिन वही अगर 10,000 बंदा खड़ा है या 2,000 बंदा खड़ा है, ऑफ कोर्स नाउ अब सुनना पड़ेगा. लोग मीडिया भी कवर करेगा, 10 बंदों को किसने कवर करना है, लेकिन 2,000 बंदा रोड पे खड़ा है तो मीडिया इज लाइकली टू कवर देम. वो एक न्यूज बन गई ना उनके लिए, उन्होंने तो चैनल बेच रहे हैं. फिर गवर्नमेंट भी अब रोड ब्लॉक कर दिए, खड़े हो गए हैं, तो गवर्नमेंट इज विल पे अटेंशन टू इट एज वेल. तो उस तरह से वो आपका ऑब्जेक्टिव अचीव होने के चांसेस ज्यादा हैं. फिर मीडिया कवरेज, वो बात हो गई हमारी. और तीसरा, अगर मीडिया लिंक्स नहीं है तो योर जो भी आप अचीव करना चाह रहे हैं, इट वोंट स्प्रेड दैट क्विकली
or to large number of people. तो उसका इम्पैक्ट वो नहीं आएगा। जैसे आप कंज्यूमर बॉयकॉट करना चाह रहे हैं और आपके मीडिया कवरेज नहीं है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, तो जब लोगों को पता ही नहीं चलेगा तो बॉयकॉट भी उस तरह से नहीं होगा, तो वो इम्पैक्ट नहीं आएगा बिजनेस पे। और तीसरा फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ऑफ कोर्स, क्या कि आपको अगर वॉक्स अरेंज करनी है तो आपको प्ले कार्ड चाहिए, यू नीड टू अरेंज इट इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। हो सकता है आपको कोई लोगों के खाने पीने का बंदोबस्त भी करना पड़े, तो वो आपको वो रिसोर्सेज भी चाहिए हैं, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू ऑर्गेनाइज द वॉक और दैट स्ट्राइक इन अ वे दैट वुड बी इफेक्टिव और जो आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करे। गॉट इट? Yes. ऑल राइट, तो आगे हम वैसे चलते हैं। लॉज पास बाय द गवर्नमेंट, लेकिन मेरा ख्याल है आज अभी इतना ही काफी है।